Hello students. Today we had discussed about the SPD and F. Today we are going to discuss about the advantages of the long form of periodic table. Okay? तो इसमें एडवांटेजेस क्या है? तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है कि the position of the elements in the periodic table are linked with their electronic configuration. एलिमेंट्स का जो पोजीशन है इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में वो किससे लिंक्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. इज दैट द पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स विच वर अर्लियर मिसफिट्स इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल, जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, जिन एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, नाउ जस्टिफाइड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स. और मेंडली पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था? एटॉमिक मास पर बेस्ड था. आप लोगों को याद होना चाहिए. द डिवीजन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज. जो एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में, जिससे क्या हो गया? उनकी प्रॉपर्टी समझने में आसानी हो गई. इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है. एंड ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप. ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप. किसी भी ग्रुप में एक कोई सब ग्रुप नहीं है. इसमें क्या किया गया? हर एक ग्रुप इंडिपेंडेंट है. ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड द आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज बीन डिस्कार्डेड. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफेक्ट्स. अगर कुछ मेरिट्स हैं तो इनके साथ कुछ न कुछ डिमेरिट्स भी हैं. और वो डिमेरिट्स क्या क्या हैं? पहला डिमेरिट ये है कि हाइड्रोजन हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ अल्कली मेटल. अल्कली मेटल के टॉप पर हाइड्रोजन को रखा गया है. ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s1. 1s1 हाइड्रोजन का क्या होता है? 1. और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो निकलेगा 1s1. ठीक है. और जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक करोगे तो वो भी NS1 को फॉलो करते हैं. तो इस बेस पर इसे तो रख दिया गया अल्कली मेटल के ऊपर. लेकिन सम प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल विथ हाइलोजेंस, सो इट शुड बी केप्ट इन 17th ग्रुप. इसे कहाँ होना चाहिए था? एक्चुअल 17 ग्रुप में भी होना चाहिए था, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है हेलोजेंस से. और वो कौन सी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है? वो प्रॉपर्टी ये है कि हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा हीलियम की तरह. इज दैट? वहीं अगर हम बात करें हेलोजन की, तो हेलोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है. मीन्स द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ आर इक्वल. ऑन दिस बेसिस it should be kept on 17th group, but it is kept in first group with alkali metals. Second defect is helium electronic configuration 1s2 should have been included in group second of alkaline earth metal, but it is placed in group 18 of noble gases. स्टेबल है 2 पर, जबकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2. तो इस बेस पर उसे कहाँ रखा जाना चाहिए था? मैग्नीशियम वाले ग्रुप में, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले ग्रुप में, बेरिलियम के जस्ट ऊपर रखा जाना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं है. थर्ड डिफेक्ट ये है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को इसके मेन बॉडी पार्ट से अलग कर दिया गया है, जबकि इसको कहाँ होना चाहिए था? मेन बॉडी पार्ट में होना चाहिए था. तो ये सब कुछ डिफेक्ट्स थे जो अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखने को मिले. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कुछ इस पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को. कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, होते क्या हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई जैसा इसका नाम है, एटॉमिक रेडियाई एक्चुअल में क्या है? तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस
distance from the center of the nucleus in the outermost cell containing the electrons are called atomic radii. अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की तो हम इसको कह सकते हैं, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके बाहर वाले सेल में जहाँ इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियाई. Is that? Atomic radii expressed in three different forms depending on the bonding nature of atom. एटम के बॉन्डिंग नेचर पर डिपेंड करते हुए एटॉमिक रेडियाई को तीन भाग में बांटा गया है. फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस. अब आप लोग जानते हो, पढ़े भी हो 10th क्लास में, कोवेलेंट बॉन्ड, वंडरवाल रेडियस एंड मेटालिक बॉन्ड. ये तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया है. तो पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस. 1/2 of the distance between the center of the nuclei of two adjacent similar atoms joined to each other by the single covalent bond. ये तो हुआ इसका डेफिनेशन. समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या. कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और वो कुछ इस तरह कंबाइन होते हैं कि एक एटम का कुछ पार्ट दूसरे एटम पर पेनिट्रेट करता है. ठीक है, मीन्स ओवरलैप करता है. अब इसका ये न्यूक्लियस हुआ, इसका सेंट्रल पार्ट ये हुआ, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का हाफ पार्ट, दैट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस. मीन्स अगर हम बात करें ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियस कहेंगे. क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियस. ठीक है, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट, वंडरवाल रेडियस. हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स. यहाँ आप ध्यान दोगे, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट लुक लाइक दैट. If we have two atoms combined together, same as this is one molecule, and two atoms are combined together to form one molecule. This is one molecule and this is other molecule. ठीक है, ध्यान से समझोगे आ जाएगा, बहुत इजी है. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इसका हाफ, दैट इज नोन एज, अगर इस डिस्टेंस को हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? वंडर वाल्स रेडियस. ठीक है, that means the distance between the two atoms of two adjacent molecules, and half of this is known as van der Waal radius. Now we discuss about the metallic radius. Half of the distance between the center of the nuclei of two adjacent atoms in the metallic crystal. Half of the distance between the center of the nuclei of two adjacent atoms in the metallic crystal. अब देखो, इस डेफिनेशन में और कोवेलेंट रेडियस डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर्स की वजह से हो जाते हैं. जैसे अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की, तो इसमें एक मॉलिक्यूल एक एटम दूसरे एटम पर क्या करता है? पेनिट्रेट करता है. पेनिट्रेट का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को पर ओवरलैप करता है. ठीक है, अब अगर बात करें हम मेटालिक रेडियस की, तो मेटालिक रेडियस में क्या होता है कि आप लोग जानते हो कि द एटम्स ऑफ द मेटल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ लैटिस. लैटिस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन विच एटम्स आर जस्ट टचिंग टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं, सच लाइक दैट. ठीक है, अब इस केस में द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ सेंटर एंड हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज नोन एज मेटालिक रेडियस. अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस कहते हैं.
दैट? तो हम लोगों ने अभी देखा कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, व्हेन टू एटम्स आर द डिस्टेंस between the centers of the two atoms in which both atoms are penetrate together and half of this distance is known as covalent radius. अगर बात करें वंडरवॉल रेडियस की, तो इस केस में क्या होता है कि वंडरवॉल रेडियस इन विच द डिस्टेंस half of the distance between two neighboring atoms of two molecules are known as van der Waals radius, and metallic radius in which half of the distance between the center of the nuclei of two adjacent atom in the metallic crystal. ओके अब अगर बात करें कि इनकी वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है और किसकी ज़्यादा सबसे कम होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होता है van der Waals radius is greater than metallic radius is greater than covalent radius. Covalent radius means what? कि the value of covalent radius is least in all three. Okay. Now variation of atomic radius. Along a period, the atomic radii of the elements generally decreases from left to right. जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस. देखो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ सेल्स तो उतने ही रहेंगे. किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो तो नंबर ऑफ सेल्स तो उतने ही रहते हैं. जैसे मान लो अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम तो लिथियम के में कितने सेल्स बन रहे हैं, 2 सेल्स बन रहे हैं. बेरिलियम में कितने सेल्स बन रहे हैं, 2 सेल्स बन रहे हैं. अगर बात करें बोरॉन में भी कितने सेल्स बन रहे हैं, 2 सेल्स बन रहे हैं. लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर increased. Number of electrons increase or number of cells decrease, then the atomic radii also decrease. On moving down the group, atomic radii increases due to number of cells increases on moving down the group. If we move top to bottom, this is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium and so on. तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1, 3, 11, दिस इज 19 एंड सो ऑन. तो इस तरह से यहाँ पर तो एक शेल बन रहा है, यहाँ पर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड सो ऑन. जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, देखो ये है हाइड्रोजन. अगर हम बात करें लिथियम की तो दिस वन इज लिथियम 1, 2 एंड दिस वन 3. Sodium, this is nucleus, first cell, second cell and this one is third cell. Here 2 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and in the last 1. How many cells are there? Here 1 cell, atomic radius small, 2 cell, atomic radius is larger than first, and here 3 cells, number of cells are increased, atomic radius increased. Is that okay? Now atomic radii, the effective distance from the center of the nucleus of the ions up to which it exerts its influence of the electron cloud. The radius of the cation is always smaller than that of the atom. जैसे अगर बात करते हैं हम सोडियम की, तो सोडियम के पास 11 होता है इलेक्ट्रॉन. अब अगर बात करें हम सोडियम प्लस की, ये होता है 1s2, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें सोडियम प्लस की,
इस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ही ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो इस केस में जब अगर 10 हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब आप चेक करो यहाँ पर इसमें कितने शेल्स 1 2 3 4 और यहाँ पर कितने 3 मीन्स व्हाट हमेशा कटायन के जो रेडियस होगा कटायन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा छोटा होगा। द रेडियस ऑफ आयनायन इज ऑलवेज बिगर देन दैट ऑफ द एटम और एटम से आयनायन का जो रेडियस होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है तो द मिनिमम ये हम लोग एक बार डिस्कस कर भी चुके हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove one electron from a neutral isolated gaseous atom in its ground state to form a cation also in a gaseous state। अब आप को ज़्यादा हो रहा है डिफिकल्ट तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि द मिनिमम amount of energy which is required to remove one electron from gaseous atom in ground state। ठीक है वह सबसे कम एनर्जी जो गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ओके इस पर हम लोग फिर एक बार डिस्कस करेंगे कब जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड्स किन किन फैक्टर्स पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड करता है तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज। द आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज मीन्स ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा घटता जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखो अगर मान लो यहाँ पर न्यूक्लियस है और हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है ठीक है यहाँ इलेक्ट्रॉन है एक कोई दूसरा एटम है जिसका न्यूक्लियस ये है और इसका इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो बताओ इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा लगेगा या सेकंड वाले का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा लगेगा। बट नेचुरल है कि जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उस पर इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ न्यूक्लियस अगर इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके और भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर के तरफ आएगा तो न्यूक्लियस का की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की और जब वो अपने तरफ किसी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये रेडियस क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर तो चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं कम लग रहे हैं कम लगने की वजह से इसको ये बहुत फोर्स से नहीं खींच पाएगा अपने तरफ। अब जब बहुत फोर्स से नहीं खींच पाएगा मतलब साफ है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड किस पर कर रहा है आयोनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है द लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने एनर्जी की ज़रूरत है तो जो जितने ज़्यादा डिस्टेंस पर है उस पर कम एनर्जी लगाएंगे आसानी से निकल जाएगा। जो जितना नज़दीक होगा उस पर हमें ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा किसके नज़दीक न्यूक्लियस के नज़दीक। इज दैट क्लियर नाउ न्यूक्लियर चार्ज को विद द इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज
आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। देखो एक बात और आती है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, अब हम एक नया टर्म यूज करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस क्या? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? द अट्रैक्शन फोर्स विच इज created on the outermost cell electrons or all electrons by the nucleus is known as nuclear charge। पर न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज, सीधी सी बात है। ठीक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? देखो यहां हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं? शेल्स। इज दैट? शेल्स होते हैं। अब यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां भी हैं, थिंक अबाउट इट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां भी हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ये अपना फोर्स किस पर लगाएगा? इस पर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्ट करने के लिए। ये अट्रैक्ट करने के लिए, ये है भी अट्रैक्ट करने के लिए लगाएगा, और कुछ चार्ज यहाँ भी लगाएगा। ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस इट गिव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट टू अट्रैक्ट। इज दैट? तो इसी को, अब ये इसकी टेंडेंसी क्या है? यहाँ आने की, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इसको शील्ड कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, नहीं बेटा तू वहीं रह। इज दैट? तो इस केस में क्या हो रहा है कि अब इसी चार्ज को जो न्यूक्लियस के द्वारा इस पर भी चार्ज लगाया जा रहा है और इन पर भी चार्ज लगा रहा है, इसकी टेंडेंसी तो है सबको अट्रैक्ट करने के, रखने की। तो इसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन होगा। ठीक है, चलो यहां देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? द स्क्रीनिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन बाय द इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इन एन एटम इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। देखो पहले समझो शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। सपोज दैट फॉर अ लिटिल टाइम देयर इज अ सेलिब्रिटी कम्स इन योर सिटी। कोई एक सेलिब्रिटी है जो आपके शहर में आ रहा है, ठीक, और आप का स्कूल का टाइम है 12:30, 12 o'clock, 12 बजे आपका स्कूल बंद हो रहा है, और उसके आने का टाइम है 11:30। ठीक, ध्यान से सुनो, बहुत इजीली आ जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब उस सेलिब्रिटी को आपको देखना है, भाई पता चलेगा कि हाँ यहाँ है, और आप घर से फ्री हो, स्कूल आए हो, स्कूल से फ्री हो गए, यहाँ से निकलोगे, उसे देखने के लिए जाते हो। लेकिन आपका स्कूल छूट रहा है 12 बजे। यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचने में, मतलब इसके पास तक पहुँचने में मिनिमम 10 मिनट्स लग रहे हैं। कितने मिनट लग रहे हैं? 10 मिनट। तो बताओ क्या आप आसानी से इसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी क्राउड हो चुकी होंगी, बहुत सारी क्राउड हो चुकी होंगी। अब यहाँ दो कंडीशंस लेते हैं। आप कहीं इधर खड़े रहोगे, पहुँच तो गए, लेट पहुँचे हो, ये क्या है? ये यहाँ पर क्राउड हो चुकी है ऑलरेडी, और ये आपकी सेलिब्रिटी कोई भी हो अंदर है, आप देखना चाहते हो। दो कंडीशंस हो सकता है। इस भीड़ की हाइट अगर मान लो मान लो व्हाट 4 फीट, 4 फीट है, और आपकी हाइट 5 फीट है, तो आप यहाँ से कोशिश करोगे देखने की, क्या दिखेगा? नहीं। आप क्या करोगे? यहाँ आने की कोशिश करोगे। मीन्स व्हाट कि ये अपने तरफ आपको खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आप यहाँ आने की कोशिश करते हो, और भीड़ क्या करती है? आपको फिर से वापस पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। आपकी हाइट लंबी है, आप इसको देख पा रहे हो। लेकिन दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब मान लो ये आपकी सेलिब्रिटी है, और आप यहाँ पर, ये क्राउड है, भीड़ है, और आप इधर कहीं खड़े हो। अब आपकी हाइट 4 फीट है और भीड़ की हाइट 5 फीट।
अब आप चाहकर भी यहाँ से आ नहीं सकते हो, ना यहाँ से देख सकते हो। आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस पर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, और यहाँ से आप देख पाते हो। अब आप समझो, अगर ये न्यूक्लियस है और आप इलेक्ट्रॉन हो, तो आपकी टेंडेंसी क्या है, टू कम नियर द न्यूक्लियस। और भीड़ की टेंडेंसी क्या है, मीन्स इन सब इलेक्ट्रॉन्स की, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भीड़ है वो कौन से हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। और आप कौन से इलेक्ट्रॉन हो, आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो आउटर इलेक्ट्रॉन की भी टेंडेंसी क्या है, टू रीच टू द न्यूक्लियस, एंड इनर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है, टू रीच टू द न्यूक्लियस। एंड ड्यू टू बोथ हैज सेम चार्ज, a repulsion created between both, and this repulsion shielding is known as shielding effect. Okay.